भारत का आर्थिक बजट 2025 अभी सादर हुआ है। उसी के साथ ही अमेरिका ने आयात कर पर वृद्धि कर दी है। अब व्यापार का युद्ध इस देश में दिखाई पड़ता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत का जो आर्थिक बजट है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने 1 फरवरी 2025 को सादर किया। वही अमेरिका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी उन्होंने 20 दिसंबर 2024 को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद में उन्होंने अवैध प्रवासी घुसपैठ और आयात कर वृद्धि की घोषणा कर डाली। पूरे विश्व में तहलका मच गया और उसी बीच उसने चाइना, रशिया, मेक्सिको, कनाडा इन देशों को धमकी भी दे डाली। उन्हें अपने अमेरिका का हित देखना है, लेकिन अमेरिका अपने देश का हित तो देखना ठीक है, लेकिन दूसरे देशों का भी देखना होगा। इसी बीच उसने रशिया का जो युद्ध रोकने की बात कही, अगर नहीं किया तो उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी बात की है रशिया पे। अगर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है रशिया पे, तो रशिया से भारत को जो कच्चा तेल आता है, उसको जो प्रक्रिया करके बाद में और अन्य देशों को हम निर्यात करते हैं, उससे हमें एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे हमें पैसा भी मिलता है। हमें भारत की अर्थव्यवस्था की वो आय भी रही है। और 2025 के बजट में जो खर्चा है वो 50,65,335 करोड़ बताया गया है। खर्चा कितना बताया गया है? 50 लाख वार्षिक सालाना एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। 50,65,350 करोड़ 345 करोड़ ये खर्चा हुआ है। वही आय की दृष्टि हम जब आय देखेंगे, जो हमें रेवेन्यू से आय मिली है, वो 34,98,409 करोड़। बहुत तफावत है। और सकल घरेलू उत्पाद दर बोलते जिसको हम GDP बोलते, और 10.1 बताई गई है। और राजस्व घाटा 1.5 तथा फिस्कल घाटा 4.4 बताया गया है। जब हम देखते हैं उसी दृष्टिकोण से भारत पर विदेशी कर्ज 2024 तक 711.8 अरब डॉलर था। 711.8 अरब डॉलर कर्ज था विदेशी कर्ज भारत पे। हमें उस विदेशी कर्ज का लोन भी देना पड़ेगा। अगर ये जोड़ा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं। और उसी बीच भारत सरकार ने जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 12.75 लाख किया, जिसमें कोई तुम्हें टैक्स देना नहीं होगा। और इधर अमेरिका ने भी आयात कर वृद्धि कर डाली है। व्यापार युद्ध का संकेत दिखाई पड़ रहा है। कनाडा भी विरोध में गया है, मेक्सिको विरोध में गया है, चाइना भी विरोध में जाने की चर्चा है। तो हमें भारत का आर्थिक बजट और जो व्यापार युद्ध है विश्व का, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत में ये आर्थिक बजट जो हुआ है उसमें मुख्य 4 बिंदुओं को उन्होंने फोकस किया है। आर्थिक बजट में 4 बिंदुओं को फोकस किया है। एक लक्ष्य है कृषि, दूसरा लक्ष्य MSME, तीसरा विदेश निवेश और चौथा है निर्यात। ये 4 फोकस रहे हैं मुख्य। परंतु मंदिर की अर्थनीति के बारे में बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। मंदिर की अर्थनीति, भारत में जो मंदिरों का अर्थनीति है वो 3 लाख करोड़ के ऊपर भारत की अर्थनीति है। 3 लाख करोड़ के ऊपर भारत के मंदिरों की अर्थनीति है। जब हम कुछ मंदिरों की बात करें, पद्मनाभ मंदिर जो तिरुवनंतपुरम केरला में है, उसमें हीरे, सोने, चांदी की मूर्तियाँ पकड़ के 20 अरब डॉलर की संपत्ति बताई गई है। वही गर्भगृह में 500 करोड़ की भगवान विष्णु की मूर्ति बताई गई है।
जब हम तिरुपति बालाजी मंदिर के वो जाते हैं आंध्र प्रदेश के, तो उस मंदिर सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है दान के मामले में। वहाँ सालाना 780 करोड़ दान में आते हैं, 780 करोड़ दान में आते हैं। और मंदिर के पास 9 टन सोना और 14 करोड़ रुपए का बैंक में जमा है। 9 टन सोना है और 14,000 करोड़ बैंक में जमा है। हम जब शिरडी की ओर जाते हैं, शिरडी मंदिर महाराष्ट्र में, तो उस मंदिर में सालाना 380 लाख करोड़ आने और दान में आता है। 380 करोड़ दान में आता है। बैंक में 460 किलो सोना, 5,428 किलो चांदी, डॉलर, पाउंड समान जो विदेशी मुद्रा है मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। सीधी की बात करें तो माता वैष्णवी शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर में है, वहाँ मंदिर को सालाना 5,000 करोड़ दान में आता है। महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश की बात होती है तो 81,000 करोड़ दान में आते हैं हर साल। मंदिर के बाद 34 लाख सोना और 88 लाख 68,000 का चांदी है। हम मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है तमिलनाडु के, वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ भी 6 करोड़ रुपये दान में आता है सालाना। ऐसे कई मंदिर है उसमें, असम का कामाख्या मंदिर से लेकर कई तो मंदिर है, कुंभ मेला भी है, ऐसे कई चीज़ है। हमें वहाँ की जो अर्थव्यवस्था देखिए और भारत का जो विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, भारत का जो इनकम है वो बहुत कम है। और दूसरी बात ये जो मंदिर है, ये मंदिर में जो सोना चांदी गिर पड़ा है और मंदिर में दम पड़ा है, राष्ट्रीय विकास में योगदान उस मंदिर का जो प्रॉपर्टी सोना चांदी है उसका भी योगदान नहीं है। अगर राष्ट्रीय विकास में उस पैसे का योगदान नहीं है तो मंदिर उसके बारे में राष्ट्र देश ने सोचना चाहिए कि उस मंदिर का जो सोना चांदी जो मंदिर में गिर पड़ा दम पड़ा है उसका राष्ट्रीय विकास में योगदान हो। और वहाँ जो दान में जो पैसा मिलता है उसको उत्पन्न नहीं कहा जाता है, उस पर इसलिए इनकम टैक्स नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, सर्विस टैक्स कुछ भी नहीं है, उनको सब माफ है। तो ये जो राजनीति है, एक काला पैसा के रूप में उसको जो काला पैसा है उसी में वो जो यूज़ होते हैं यूज़ को किया जाता है, तो उसका प्रयोग राष्ट्रीय विकास में होना जरूरी है। परंतु हमारी सरकार ने उस दिशा में कोई पहल नहीं की है, किसी सरकार ने पहल नहीं की है। उस दिशा में पहल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कुछ उचित कदम हो सकता है। खेती का जो मजदूर है, कोई कामगार है, उनके आर्थिक परिस्थिति देख रहे हैं। अगर इनका राष्ट्रीयकरण होता है, मंदिरों का राष्ट्रीयकरण हो, खेती का राष्ट्रीयकरण हो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, तो हम रोजगार देने में सफल होंगे और हम देश की जो स्थिति है वो बदल सकती है। हम दूसरी बात क्या है कि देहात के लोग शहर की ओर बढ़ रही है, इस स्थलांतरण भी हम रोक सकते हैं। कंपनियां का निजीकरण भी हम दिखाई पड़ता है। हमारी जो सरकार है की नीति कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, ये भी उचित नहीं है। तो उस निजीकरण रोकना होगा और पूंजीवाद को जो बढ़ावा मिला उसको भी कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि पूंजीवाद ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। पूंजीवाद ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये हमें समझना होगा। केंद्रीय अर्थसंकल्प बजट जब देखते हैं उसमें महिला कल्याण के लिए 4,49,029 इतना की व्यवस्था की है। महिला बाल कल्याण की बात होती है तो उन्हें 1,16,113 इतना जमा व्यवस्था की गई है बजट में। अनुजाति की बात जो होती है तो उसमें 1,08,478 रुपये की प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति की जब बात करते हैं तो 1,28,250 का प्रावधान किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है उसके लिए 1,05,817 का तरतूद की गई है। ये तरतूद काफ़ी नहीं है और एक तो जो तरतूद की गई इनके लिए वो बहुत कम है।
और सालों साल उसका जो तरतूत की रकम वो कम होती जा रही है। ये भी हमारे चिंता का विषय है। और उसका यूज़ भी नहीं, उसका जो अमल भी नहीं होता। अगर तो हम अमल ही नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए जो देश की जो हमको विकास भारत का बनाना है, कैसे बना पाएंगे? अभी हमारा सामने ये प्रश्न है। हम जब सालाना प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, सालाना प्रति व्यक्ति आय वो 1 लाख रुपये सालाना, जबकि बिहार में तो 60,000 है, यानी बिहार की स्थिति 72 है। और ये घोषणा जो करते हैं, एक घोषणा होती है, उस अमल कुछ नहीं होता। घोषणा तो बहुत होती है, अमल कुछ नहीं होता। वही भारत की जनसंख्या 145 करोड़ बताई जाती है, तो 70% लोग नियर अबाउट जैसे 81 करोड़ लोग और सस्ता अनाज और मुफ्त अनाज पे जी रहे हैं। 70% लोग, तो जीडीपी बढ़ी कैसी है? इसके रोजगार का समस्या प्रॉब्लम है कि वो सस्ता अनाज और खुले फ्री अनाज पे जी रहा है, तो रोजगार की समस्या है। हमारे गरीबी का समस्या आ रही है, ये दिखाई पड़ती है। ये यही नहीं है, भारत विश्व में नंबर 1 का देश बन गया है, लोक संख्या वो भी पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं है। और ये मेरा का रिपोर्ट नहीं है, पॉपुलेशन में भारत 1 नंबर पे हुआ, ये मेरा मत नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जो यूनो है, यूनाइटेड नेशन, उन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 की जो रिपोर्ट है कि भारत नंबर 1 पे देश बन गया। चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। यानी लोक संख्या नियंत्रण पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और 2 लाख टन 2 करोड़ टन जो अनाज है वो बाजार बिकता है या दुरुपयोग उसका गलत हाथों में हो जाता है। 2 करोड़ टन अनाज ये बाजार में बिकता है या गलत हाथों में जाता है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। ये भी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस ICRER इनका रिपोर्ट है। ये चिंता का विषय है कि भारत किस ओर पड़ जा रहा है। अर्थात हमारी जो गरीबी और गरीबी या बेरोजगारी झलक रही है। जीडीपी बढ़ाने की बात हो रही है, रोजगार का कोई साधन दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, हमारी सरकारी कंपनियां वो बेची जा रही है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा खतरा है। अब ये जो दूसरी बात क्या है, हमारी जो वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा अहम टैक्स बताया है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स वसूली उतनी नहीं है। और सबसे बड़ा आय स्रोत तो बताया, लेकिन उतनी आय स्रोत नहीं आ रहा दिखाई पड़ता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम, कस्टम, सेस, यूनियन टैक्स, टैक्स, ऐसी तुलना इससे टैक्स बढ़ने की संभावना है। अगर ये 12 लाख उत्पन्न बनाया बढ़ा ही, तो वो तो रिकवरी करना पड़ेगा, तो रिकवरी इस पर हो जाएंगी। और थोड़ा और बाकी के टैक्स बढ़ता है इनका, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, सेस हो या यूनिट टैक्स, तो उत्पन्न बढ़ रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स, उस तुलना में कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेशियो है वो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कॉर्पोरेट टैक्स के लिए वो लोग सब पूंजीवादी लोगों को सरकार मदद कर रही है, उनके हितों को देख रही है, पब्लिक के हित न देख रही है। 22 उद्योगपति लोगों का 16 करोड़ रुपये माफ़ किया गया है। 22 उद्योगपति को 16 लाख करोड़ माफ़ किया गया है, जबकि 40 लाख किसानों का सिर्फ 2 लाख करोड़ माफ़ किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले खत्म डामाडोल है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है 16 लाख करोड़। ये क्या है? भारत को हम किस ओर ले जा रहे हैं? पूंजीवाद को हम इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने 2018 में कहा था कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था 2024 से वो बनाने जा रहे हैं, जबकि 2024 से 394 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था थी। अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हुआ, उन्होंने वहाँ 10 लाख ट्रिलियन डॉलर की लक्ष्य रखा है, विकास भारत का लक्ष्य रखा है।
ओके, पॉसिबल कैसा होगा? ये हमारे लिए समझ आयकर तो बढ़ा दी है। अभी इससे ये जो घाटा है, 1 करोड़ का घाटा है बताया जाता है, 1 लाख करोड़ का घाटा बताया जाता है, जो वृद्धि की इनकम टैक्स में सीमा में 12.75 लाख, तो उसे 1 लाख करोड़ का घाटा बताया है। और दूसरी ओर 5 लाख करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य भी है। 5 लाख 1 लाख करोड़ का घाटा बताया, उसे 5 लाख करोड़ का लक्ष्य भी रखा है उन्होंने। तो जीएसटी वैसी इन चीज़ों का बढ़ाया जाएगा। अगर ये बढ़ाया जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, इधर लो इधर से लो, ऐसा ही हो रहा है। मुफ्त अनाज देते जाएंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सवाल क्या आ रहा है कि महंगाई, हम जो मुफ्त चीज़ देते हैं इससे क्या हो रहा है? आलस्य बढ़ रहा है, लोगों में काम करने की शक्ति खत्म हो गई, आलस्यता बढ़ रही है, और गुंडागर्दी आवारापन बढ़ रहा है। दारू इस समय लोगों में वो खाली पीले लोग करेंगे, काम नहीं तो करेंगे क्या? तो रोज़गार बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमें उत्पाद को, महंगाई को रोकने के लिए हमें कुछ पहल करना होगा। बेरोजगारी का दर घटाना होगा हमको, इसलिए हमें रोज़गार निर्माण करना होगा। मुफ्त योजना बंद करनी होगी, उनको भी रोज़गार, उनको बोलना पड़ेगा रोज़गार लो, मुफ्त योजना बंद करो, इससे उनको काम मिलेगा। उसके बाद में उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी होगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो रोज़गार पर लग जाएंगे। तो इससे भारत का इससे निर्यात भी बढ़ेगी, भारत को मुद्रा दर मिलेंगे। इधर अभी तो रुपया डॉलर की तुलना में बहुत डाउन है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का हाल खस्ता है। अमेरिका का दादागिरी चल रही है। अगर तीसरा महायुद्ध होने की वो शंका, तीसरे महायुद्ध होने की हम बढ़ रहे हैं। अगर तीसरा महायुद्ध हुआ, भारत का क्या होगा? हमारा सामने बड़ी चिंता का विषय है, हमें सोचना है। और अगर ये इस दिशा में पढ़ने की, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और जो हम दिखाई पड़ते हैं जन आक्रोश, ये भड़केगा। भारत में गुंडाराज बढ़ेगा। जैसा हम देखते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश में उद्रेक हुआ, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, वह स्थिति भारत में भी आ सकती है। इस दिशा में हमें सोचना होगा। भारत को समृद्ध विकास भारत बनाना है तो हमें अपनी आर्थिक पॉलिसी बदलना होगा, और मंदिर के जो पैसा है उसका भी राष्ट्रीय विकास में उसको लगाना होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।